यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं अंदर के शेल में। तो ये अंदर के शेल में जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्क्रीन जैसा एक्ट करते हैं, ये एक शील्ड जैसा एक्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कटायन। सही बात है। क्या बोल रहे हैं, बोलो कि अगर आप किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, रिमूव करोगे, तो फिर जो भी आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, वो कटायन रहेगा। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy। करेक्ट है। क्या बोल रहा है, ionization enthalpy मतलब क्या, the energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy। मतलब कि कितना कम से कम एनर्जी लग रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में बैठा है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट आवर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी अगर आपको पूछेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, तो सीधा आपको क्या आंसर करना है कि सर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको ही आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, ये हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे, जो भी एनर्जी आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, वही हमारा क्या रहेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, क्या रहेगा वो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि वाई गैसियस फेज। ठीक है, डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपको डेफिनेशन में क्या बोला है उन्होंने कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि ये आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब क्या, ये क्या बोल रहे हो सर आप। ओके, फिर बाद में उन्होंने बोला इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट क्या होता है और ग्राउंड स्टेट ही क्यों चाहिए, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसका आंसर क्या है। सो गैसियस फेज क्यों चाहिए, क्योंकि when an atom is free from other atoms in gaseous state it is called isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम किसको बोलते हैं, जब कोई एक एटम अदर एटम से फ्री रहता है गैसियस स्टेट में, तब उस एटम को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, और गैसियस स्टेट हम लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि इन गैसियस स्टेट नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट फर्दर फ्रॉम अदर एटम्स। ठीक है, यानी जो भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो उस एटम को ही मिलेगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए हम लोगों को हमारा जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ओके, ताकि हम लोग जो भी उसको एनर्जी सप्लाई करे वो टोटल एनर्जी क्या करे, वो गेन करे, कुछ भी एनर्जी वेस्ट ना हो दो एटम्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट ही क्यों, सो देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, बिकॉज लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल फॉर एन एटम इज द ग्राउंड स्टेट।
ओके किसी भी एटम के लिए जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होता है वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। और ग्राउंड स्टेट पे रिएक्शन करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा इजी होता है, वी कैन से। ओके नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी is the quantitative measure of tendency of an element to lose electron and expressed in kilojoule per mole। ओके इसको ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है वो, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताएगा कि कोई भी एटम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको क्या बताएगा कि कोई भी एटम कितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू को किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके सो इट इज एक्सप्रेस इन किलो जूल पर मोल। नाउ नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेंबर, ionization enthalpy is always positive. Why? Because the energy always needs to be supplied to knock out electron from atom. Remember this. While in case of atom, if you have to remove the electron from that atom, then you must supply energy to that atom. ओके सो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या कर रहे हैं हम लोग को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो देखो यहाँ पे ये वाला सपोज अगर आपका इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में बैठा है, जो वैलेंस शेल में बैठा है, ओके तो ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि हम लोगों को इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग पाएगा। ओके यानी रिमूव हो पाएगा। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो किसको, इस एटम को। ओके सो मतलब ये जो मेरा एटम है ये एनर्जी क्या कर रहा है, ये एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन कर रहा है मतलब क्या, एनर्जी गेन कर रहा है मतलब कि उसको कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, और किसी को अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। सो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो इसलिए आप याद कैसे रख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा हम लोगों को। ओके जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये क्या कर रहा है, ये खाना खा रहा है। ओके हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है, हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। करेक्ट, हम लोग को अच्छा फ्रेश फील होता है। ओके वही अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को हेडेक होने लगेगा। ओके सो बेसिकली क्या होता है, फूड हम लोग को क्या कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सो फूड यहाँ पे हमको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सेम वैसे ही एटम के केस में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो उस एटम को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ओके वो एनर्जी एटम जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो मेरा एटम पॉजिटिव फील करेगा। जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे, वैसे मेरा एटम अगर एनर्जी खाएगा तो पॉजिटिव फील करेगा, लाइकवाइज। ओके सो याद क्या रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनर्जी हम लोग उसको दे रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। किस इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस शेल में बैठा है उस इलेक्ट्रॉन को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, दैट द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लार्जर दैन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल रहा है वो कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्जर है देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये सेकेंड और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन सपोज आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिंस ये गैसियस स्टेट में इसलिए यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा। ओके सो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा HI1। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब अगर आप इसी सेम एटम में से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ओके सेम यही आपका कटायन है जो गैसीय स्टेट में है, मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा,
एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यानी अभी इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ इसमें से, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा। क्या रहेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी को याद रखिए, ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, सो अभी क्या बोल रहे थे वो लोग, दैट द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लार्जर दैन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, क्यों ऐसा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्जर क्यों रहता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपेयर में? चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम कटायन है, ठीक है। कटायन है मतलब क्या, उसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा मैग्नीशियम है इसका ये जो वैलेंस शेल है, ये मेरा क्या हो गया, वैलेंस शेल हो गया मैग्नीशियम के केस में। ओके, और ये भी यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंस शेल हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये जो मेरा मैग्नीशियम है उसके वैलेंस शेल में से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। ओके, क्या किया मैंने, रिमूव कर दिया। सो मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में। ओके, अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कैसे सर। सो देखो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट मैग्नीशियम है, ठीक है, जो न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, +12 का, ठीक है। +12 का कैसे पता चला, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर होता है न्यूक्लियस के। ओके, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं, सो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास, 12 प्रोटॉन्स है। ओके, सो 12 प्रोटॉन्स, इसलिए मैंने यहाँ पे +12 का पॉजिटिव चार्ज लिखा। अभी +12 क्यों लिखा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या रहता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, और ये प्रोटॉन के वजह से ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। सो कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन्स है। सो 12 प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अभी 12 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि 12 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। ध्यान से समझिए, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंदर कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में, 12, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी इसीलिए 12, ठीक है, +12 पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड केस में आइए, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आउटर मोस्ट शेल में क्या दिखाई दे रहा है, आपको आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और वो ये वाला है, ठीक है। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अभी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 11 क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हमने रिमूव कर दिया। ओके, प्रोटॉन कितना है, सो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है। ओके, क्योंकि हमने प्रोटॉन तो नहीं निकाला था, हमने खाली क्या किया था, इलेक्ट्रॉन निकाला था। ओके, सो प्रोटॉन तो 12 ही रह गया, प्रोटॉन 12 रह गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर +12 का पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। सो +12 का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो 12 का हो गया, और जो ऑर्बिटल्स के पास जो चार्ज है वो 11 का ही है। कितने का है, 11 का। ओके, 11 का है। सो मतलब क्या होगा कि मेरा न्यूक्लियस अब ज़्यादा पावरफुल हो गया है एज़ कंपेयर टू मेरे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, यानी मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल ऑर्बिटल में उनके कंपेयर में। ओके, अब मेरा ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अब मेरा ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, यानी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। अभी मेरा न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके वजह से क्या होगा,
इसके वजह से ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचा हुआ रहेगा, यानी अट्रैक्टेड रहेगा। ओके, यानी उसकी पकड़ में रहेगा। यानी अगर आप सोचोगे कि जितना इजीली आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, उतना इजी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था? फर्स्ट वाले केस में न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इस लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 ही थे। ओके, दोनों सेम थे, इसलिए उतना फोर्स नहीं था न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसका फोर्स ग्रेटर हो गया, जिसके वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, जिसके वजह से न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा मजबूत हो गई उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। ओके, दैट्स वाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ लार्जर दैन दी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझा आपको? क्यों लार्जर है? क्योंकि क्या हो रहा है? अगर न्यूक्लियस है, कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे एनर्जी कितना लग रहा है? यहाँ पे एनर्जी लग रहा था 50 का। ओके, कितने का एनर्जी लग रहा है? सपोज यहाँ पे +50 एनर्जी लग रहा है आपको, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप सेम उसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ठीक है, और उसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अब ये जो आपका ये जो कटायन है, इस कटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी नहीं होगा जितना पहले था। ओके, यानी अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी वो +50 तो नहीं होगा, एटलीस्ट वो +80 या तो +90 रहेगा। ओके, समझा क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूट्रल अगर रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बट अगर उसके ऊपर एक भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है और तब आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आपको न्यूट्रल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ में वो इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो पकड़ में क्यों आ चुका है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपका वो सेम ही है, बट उस नंबर ऑफ प्रोटॉन के वजह से क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ गया है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा एक लाइन में कि क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली कटायन के केस में जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। साइज़ छोटा होने के वजह से जो मेरा आउटर मोस्ट शेल में बैठा इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना मुश्किल होता है। क्या होता है? टफ होता है। ओके, और वही अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसमें से आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सोचोगे तो वो ईजी होगा। क्यों ईजी होगा? क्योंकि उसका साइज़ कटायन के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होगा, और प्लस आप इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो उस इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखेंगे, विद इन अ ग्रुप देखेंगे अगर हम लोग ट्रेंड, तो क्या देखने मिलेगा आपको कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो चलिए यहाँ पे रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। सो आपको क्या दिखाई देगा? लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है इसका, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर में। और पोटेशियम की बात करें तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने के लिए क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या कि कितना कम से कम एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं
इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर के शेल में बैठा है निकालने के लिए, ठीक है, बाहर के शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगेगा उसको ही हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ओके, अभी यहां पे ध्यान से समझिए व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है सोडियम के केस में कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर का जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन तक उतना नहीं आ रहा है जितना कि लिथियम के केस में न्यूक्लियस का फोर्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है। ओके, सेम वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट, बाहर के शेल में बैठा इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सो ये मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं अंदर के शेल में। तो ये अंदर के शेल में जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्क्रीन जैसा एक्ट करते हैं, ये एक शील्ड जैसा एक्ट करते हैं। यानी क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसके ऊपर +19 का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, एक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करता है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने के लिए। पर ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, वो एक शील्ड जैसा एक्ट करते हैं और इस न्यूक्लियस को, उसका जो फोर्स है उसको पास नहीं होने देते हैं इस बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा है इसके ऊपर मेरा जो न्यूक्लियस है उसका उतना पकड़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन के जैसा एक्ट कर रहे हैं, शील्ड के जैसा एक्ट कर रहे हैं, वो उस बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। वही अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि मेरा ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर सपोज कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये जो न्यूक्लियस है इसका कितना न्यूक्लियर चार्ज बाहर के शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव है, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई एम अगेन रिपीटिंग, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर के शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना इफेक्टिव है उसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट वन मोर थिंग कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, साइज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके वन बाय वन जाते हैं। साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब क्या कि अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन शील्ड जैसा एक्ट करेंगे, स्क्रीन जैसा एक्ट करेंगे, बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब साइज बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके, अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। साइज बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियस और बाहर के शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस
अपना जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो बाहर शेल में बैठे यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसके ऊपर उतना नहीं जा रहा है, जो मेरा न्यूक्लियस है उसकी पकड़ में वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो मेरा न्यूक्लियस है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना इफ़ेक्टिवली नहीं जा रहा है उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के पास। ओके, इसीलिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, अभी ध्यान से समझिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरा ये जो न्यूक्लियस है ये अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस शेल में बैठा है निकालना मेरे लिए ईजी होगा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मेरे लिए ईजी होगा। क्यों ईजी होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरा जो न्यूक्लियस है उसका उतना फोर्स नहीं है, उसकी उतनी पकड़ नहीं है। क्यों, क्योंकि साइज ज़्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, इसीलिए ईजी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, देख सकते हो आप लोग, ये हम लोग विद इन ग्रुप जा रहे थे, हम लोग ग्रुप 1 डिस्कस कर रहे थे। जैसे जैसे साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो मतलब क्या कि अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है साइज़ बढ़ने की वजह से, और साइज़ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जो मेरा न्यूक्लियस का चार्ज है, जो मेरा न्यूक्लियर फोर्स है वो वैलेंस शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो इसीलिए जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में बैठा इलेक्ट्रॉन है मेरा, उसको निकालना मेरे लिए ज़्यादा इजी है। तो ज़्यादा इजी है मतलब क्या कि मतलब कम एनर्जी लगेगा। कम एनर्जी लगेगा तो मतलब क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरा क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीज़न अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। ये हमने बात की विद इन ग्रुप की। अब हम लोग बात करते हैं विद इन पीरियड की। अब अगर हम लोग बात करें विद इन पीरियड की तो आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बाय 1 क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे देखो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। ओके, क्या हो रहा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी ध्यान से समझिए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने क्या नोटिस की कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। किस में ऐड हो रहा है, वो सेम शेल में ऐड हो रहा है, यानी बाहर का जो ऑर्बिटल है वो सेम है, उसी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। ठीक है, अंटिल नियॉन। नियॉन के केस में क्या हो रहा है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल में आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि सेम शेल में ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो मेरा शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वही मेरा आउटर मोस्ट शेल है, वही मेरा वैलेंस शेल है। करेक्ट, और अंदर कितना शेल है, अंदर आपको एक ही शेल दिखाई दे रहा है, एक ही ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर वो कम है, अंदर की तरफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कम है,
जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो बाहर के शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में ही ऐड हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ पे कम है, या फिर हम लोग बोलते थे स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम। स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम कैसे पता चला हम लोगों को? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, याद कीजिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐड होते जा रहे हैं अंदर इलेक्ट्रॉन्स, वो आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? न्यूक्लियर फील्ड से, न्यूक्लियर फोर्स से। तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अंदर शेल कितना है, एक शेल है, ओके। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम वैसे यहाँ पे एक ही शेल है, एक ही ऑर्बिटल है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी एक ही ऑर्बिटल है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी एक ही ऑर्बिटल, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, करेक्ट। तो मतलब ये बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे क्या? नहीं, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे ये लोग, करेक्ट। सो बेसिकली इसलिए हम लोग क्या पता चला कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सेम है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। अब अगर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, व्हाट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि मेरा जो न्यूक्लियस है उसका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना इफेक्टिव है, ओके। जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेरा चार्ज है वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना इफेक्टिव है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा बाहर बैठा इलेक्ट्रॉन है वो मेरे न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कितना फील कर रहा है वो, ओके। जितना ज़्यादा फील करेगा उतना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना वो कम फील करेगा न्यूक्लियर चार्ज को उतना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ओके। सो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग कि कितना न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरा इफ़ेक्टिव है, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, लास्ट का ऑर्बिटल यानी वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल वो सेम है, ठीक है, उसमें ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है क्या? सी यहाँ पे +3 है, फिर +4, फिर +5, +6, +7, +8, +9, +10। मतलब जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है तो मतलब क्या कि मतलब ये जो मेरा न्यूक्लियस है वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही ज़्यादा अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके। और सिंस जो बाहर का ऑर्बिटल है वो सेम है, कोई भी नया ऑर्बिटल ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि मेरा जो न्यूक्लियस है वो बाहर के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादातर खींच पाएगा, ओके। देखो यहाँ पे +3 है तो वो थोड़ा सा अंदर खींच रहा है, +4 है यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो अब वो थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, +5 हो गया तो अब वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचेगा, +6 तो वो और ज़्यादा खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, +7 तो और ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर के शेल में है उसको उतना ही ज़्यादा अंदर खींचेगा। अंदर खींचेगा मतलब क्या कि साइज़ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। साइज़ डिक्रीज़ होगा तो मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर बैठा है वो जो मेरा न्यूक्लियस है उसके फोर्स को ज़्यादा फील करेगा या कम फील करेगा। अब ये मेरा जो न्यूक्लियस है इजीली इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच पा रहा है। अंदर खींच पा रहा है मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ओके। सो मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि साइज़ अगर डिक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है, यानी
वो जो बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो फील करेगा, यानी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफ़ेक्टिव होगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, विद इन पीरियड अगर हम लोग जाएंगे, वी आर गोइंग विद इन पीरियड, तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है, और साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेम शेल में ही ऐड हो रहा है, कोई भी यहाँ पे नया शेल का एडिशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं यहाँ पे। ओके, अभी कुछ एक्सेप्शंस हम लोगों को देखने मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो बोरॉन है और जो बेरिलियम है, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम लोग विद इन पीरियड जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ होता है। करेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी विद इन पीरियड इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या, कि न्यूक्लियस की जो पकड़ है, न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकालने के लिए सोचूंगा तो मेरे लिए ईजी रहेगा या टफ रहेगा। अभी सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस की जो पकड़ है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ चुका है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो मेरे लिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ होगा। ओके, ज़्यादा ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर हम लोग विद इन पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है। ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, विद इन पीरियड इंक्रीज होता है। विद इन पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो अभी देखिए यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए था कि बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा मिलना चाहिए था एज़ कंपेयर टू बेरिलियम के। करेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन हम लोग को ज़्यादा मिलना चाहिए था एज़ कंपेयर टू बेरिलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी के। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, एक्चुअल में जो बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हम लोग को ज़्यादा के बजाय कम मिलता है, और बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हम लोग को ज़्यादा मिलता है। सो क्यों ऐसा, क्योंकि बोरॉन के केस में उसके पास जो p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बट बेरिलियम के केस में उसके पास खाली s ऑर्बिटल है, उसके पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है। और जैसा कि हम लोगों को पता है s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। ज़्यादा करीब होता है मतलब न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा किसके ऊपर, बाहर वाले शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, सो बेरिलियम के केस में जो मेरा न्यूक्लियस है, ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब क्या, कि मेरे लिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, टफ होगा। ओके, टफ होगा तो मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तो मतलब क्या, कि मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और वी कैन से सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, कितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अभी वही बात करें अगर बोरॉन की, तो बोरॉन के केस में हम बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की। सो p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, थोड़ा दूर होता है तो उसका क्या प्लस पॉइंट है
कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होगा। सो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। इजी होगा तो मतलब क्या कि मुझे कम एनर्जी सप्लाई करना है इसको निकालने के लिए। सो लेस एनर्जी सप्लाई करूँगा मैं। लेस एनर्जी सप्लाई करूँगा तो मतलब क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मेरा लेस होगा। ओके, नेक्स्ट वन मोर एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग को ज़्यादा मिलना चाहिए था और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस मिलना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक्सेप्शंस हम लोग को क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के केस में देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑक्सीजन के केस में देयर इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन केस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है पी ऑर्बिटल में वो अनपेयर्ड है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब ऐसा केस आएगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप रहेंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसको निकालने के लिए लेस एनर्जी लगता है एज़ कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोर एनर्जी लगेगा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेस एनर्जी लगेगा। ठीक है, लेस एनर्जी लगेगा। क्यों लेस एनर्जी लगेगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड अप है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन डेवलप होगा और बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन इट विल बी ईजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेस एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है एंड वन मोर थिंग, ये जो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है मतलब क्या कि बिकॉज ऑफ दिस हाफ फिल्ड ये जो मेरा नाइट्रोजन है ये मोर स्टेबल है। ये क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। ओके, सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है मतलब जो स्टेबल है ऑब्वियसली उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसलिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज़्यादा है। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। क्यों रिपल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। सो इसीलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेस है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। थैंक यू सो मच।